गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th में साइंस की बायोलॉजी पार्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 क्वेश्चनों को देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड में हर साल पूछे गए हैं। अगर आप इन 6 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं आज की वीडियो में जो बताए जा रहे हैं, तो जो आपके इस बार का बोर्ड एग्जाम होना है उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं 6 क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर उनके मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपके पास बेटा, किस अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? एक प्रारंभिक बचाव लिखिए। किस अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? एक प्रारंभिक बचाव लिखना है। ये क्वेश्चन बोर्ड ने आपसे 2002 में, 8 में, 10 में, 12 में, 15 में, 16 में और 22 में आपसे पूछा है। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें, पहले हम 6 के 6 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से, फिर मैं उसके एक एक के आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको बोर्ड में किस तरह से उनके आंसरों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि अगर प्लेनेरिया अथवा हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें, अगर हम लोग प्लेनेरिया अथवा हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा? इस क्रिया का आपको वर्णन करना है। इस क्रिया का क्या करना है बेटा? वर्णन करना। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने 2004 में, 6 में, 8 में, 13 में और 18 में आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, वो है द्विविखंडन क्या है? वो क्वेश्चन है आपके सामने बेटा कि द्विविखंडन क्या है, यह किन जंतुओं में देखने को मिलता है? द्विविखंडन क्या है, यह किन जंतुओं में देखने को मिलता है? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोर्ड ने बेटा इसको 2007 में, 10 में, 12 में, 16 में, 18 में और 19 में आपसे पूछा है। ये हो गए आपके 2009 में, 13 में, 16 में, 19 में और 22 में आपसे पूछा है। तो ये हो गया बेटा द्विखंडन क्या है और ये किन जंतुओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन को यूपी बोर्ड ने 2007 में, 10 में, 12 में, 16 में, 18 में और 19 में आपसे पूछा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा तो वो है मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे यूपी बोर्ड ने 2006 में, 11 में, 13 में, 17 में, 19 में और 22 में पूछा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है बेटा ये। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो ये है बेटा कि आयोडीन युक्त नमक ना खाने पर, आयोडीन युक्त नमक ना खाने पर मानव में कौन सा रोग हो जाता है? कि आयोडीन युक्त नमक ना खाने से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आयोडीन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने 2008 में, 11 में, 16 में, 18 में और 23 में आपसे पूछा है। ये जितने भी 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन 6 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं कि यूपी बोर्ड में इन्हीं 6 में से सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन के बीच में इन्हीं 6 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन के आंसरों की। तो पहला क्वेश्चन है किस अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? एक प्रारंभिक बचाव लिखिए। तो देखिए अगर हम बात करें बेटा इसके आंसर की तो सबको पता है बेटा कि थायराइड ग्रंथि में स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग होता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स बेटा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से हमको घेंघा रोग होता है। की कमी से में क्या हो जाता है बेटा? घेंघा रोग हो जाता है। बचाव की अगर बात करें बेटा, इसका एक बचाव लिखना है। तो प्रारंभिक बचाव में खाने में उचित मात्रा में आयोडीन का उपयोग करने से, खाने में उचित मात्रा में आयोडीन का उपयोग करने से इस रोग से बचा जा सकता है। अगर आपको इस रोग से बचना है तो खाने में उचित मात्रा में आपको आयोडीन का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा? आयोडीन का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर प्लेनेरिया अथवा हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें, अगर प्लेनेरिया अथवा हाइड्रा को हम कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा?
इस क्रिया का वर्णन कीजिए, और इसका क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। तो देखिए क्या होगा, प्लेनेरिया को अगर हम कई टुकड़ों में काट देंगे तो इसका आंसर है बेटा कि यदि हाइड्रा, जिसको हम प्लेनेरिया भी बोलते हैं, को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नए संपूर्ण हाइड्रा का निर्माण कर लेते हैं। तो जितने भी टुकड़े हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं बेटा, विकसित होकर के एक नया हाइड्रा बना देते हैं। और शरीर के नव निर्माण की इस विधि को पुनरुद्धावन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुनरुद्धावन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका जनन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो उसे पुनरुद्धावन कहते हैं। ये आंसर लिख देना, बात खत्म। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है द्विविखंडन क्या है, यह किन जंतुओं में देखने को मिलता है। द्विविखंडन क्या होता है तथा यह किन जंतुओं में देखने को मिलता है, आपका क्वेश्चन ये है। तो देखिए द्विविखंडन की अगर हम लोग बात करें, द्विविखंडन की अगर हम लोग बात करते हैं तो द्विविखंडन क्या है। द्विविखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में कोई भी जीव जो होता है वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए संतति या जीव का निर्माण करते हैं। और जितने प्रत्येक भाग जो हैं वो बेटा एक नए संतति या जीव का निर्माण करती हैं। द्विविखंडन कहलाता है। और इस तरह से जीव के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम द्विविखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया में पहले क्या होता है बेटा, केंद्रक का विभाजन होता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इसके बाद क्या होता है बेटा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम आदि, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है बेटा, इतना लिख देना है, आपका संपूर्ण आंसर इतने में आ जाएगा। अगला बात करें, अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पादपों में अलैंगिक जनन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी। पादपों में अलैंगिक जनन, इस जनन की प्रक्रिया में पादप शरीर का कोई विशेष भाग अथवा विशेष संरचना पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करती है। अलैंगिक जनन में पादप का कोई विशेष भाग या उसकी कोई विशेष संरचना उस पादप से अलग हो जाती है और एक नई पादप का निर्माण करती है। यह पादप आनुवांशिकता जनक के समान होता है। इस प्रक्रिया की सहायता से हम बहुत जल्दी नए पौधे उगा जा सकते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया है इसकी सहायता से हम पौधों को बहुत जल्दी उगा सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें बेटा तो कायिक प्रवर्धन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन, विखंडन, खंडन आदि, ये सब इसके उदाहरण है। ये सब क्या है बेटा, इसके उदाहरण है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड की तरफ से बेटा ये क्वेश्चन 2006 में, 11 में, 13 में, 17 में, 19 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। तो इसके देखिए आंसर आप किस तरह से लिखेंगे कि मुकुलन क्या है और इसमें किस तरह से जनन होता है। तो मुकुलन जो है बेटा वो ईस्ट में पाया जाता है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मुकुलन है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो बेटा ईस्ट में पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है बेटा, तो वो ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट कोशिका से छोटे कलिका रूपी उभार या मुकुलन निर्मित होते हैं। और जो ईस्ट कोशिका होती है इससे छोटे कलिका रूपी उभार या मुकुलन निर्मित होते हैं जो कोशिका से पृथक होकर, जो क्या होते हैं बेटा, कोशिका से पृथक होकर नए ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। कोशिका से पृथक होकर के नए ईस्ट कोशिका बनाती है। ईस्ट में ये मुकुलन मात्र कोशिका से अलग हुए बिना ही नए मुकुलन का निर्माण करते हैं। और ईस्ट में ये जो आपका मुकुलन होता है इसमें जो मात्र कोशिका होती है, जो मेन कोशिका होती है, उससे बिना अलग हुए ही ये एक नए कोशिका का निर्माण कर देती है, जिससे एक नए ईस्ट कोशिका का निर्माण हो जाता है। मुकुलन या कलिकाओं की श्रृंखला बन जाती है और जिसके कारण ईस्ट के अंदर ही बेटा कोशिकाओं का मुकुलन या कलिकाएं बहुत सारी बन जाती हैं। तो ये होता है मुकुलन द्वारा जनन। अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की, जो आपको तैयार करना है वो ये है कि आयोडीन युक्त नमक ना खाने पर मानव में कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक ना खाने पर मानव में कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स में होता है। आयोडीन किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स में होता है। तो देखिए इसका आंसर बेटा आप लोग क्या लिखेंगे,
आयोडीन युक्त नमक न खाने से मनुष्य को घेंघा रोग हो जाता है। पहला तो आंसर आप कहे हो गए कि अगर आयोडीन युक्त नमक आप नहीं खा रहे हैं तो मनुष्य को कौन सा रोग हो जाएगा बेटा, घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन्स में पाया जाता है। और दूसरी बात याद रखना कि जो आयोडीन है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसमें पाया जाता है। तो ये मैंने आज की इस वीडियो में आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर करा दिए बेटा। इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। जहां पे भी अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया तो इसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपके इनके आंसर जल्द से जल्द आपके मैं डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।